आज का विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक की ट्रांजिट, एक की प्राथमिक गोचर जो स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट केतु ने किया है। केतु का ट्रांजिट या गोचर मघा नक्षत्र में, तो 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है मघा, जिसमें केतु देव ट्रांजिट किए हैं 29 मार्च 2026 को, और वो इस नक्षत्र में लगभग 5 दिसंबर 2026 तक, कुल मिलाकर देखें तो 9 महीने तक केतु मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। मघा नक्षत्र सिंह राशि यानी कि लियो साइन में आता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो मघा, जैसा मैंने पहले बताया, केतु का अपना नक्षत्र है, और मघा पितरों को, अर्थात हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को दिखाता है, जो जहाँ पर हमारे पित्र या हमारे पूर्वज शासन करते हैं, जहाँ पर रूल करते हैं, जहाँ उनकी अथॉरिटी होती है, उसको मघा दिखाता है। और मघा का एक दूसरा अर्थ होता है राज सिंहासन यानी कि थ्रोन। इसीलिए ये गोचर विशेष रूप से शक्तिशाली है। परंतु अगर हम आगे प्रेडिक्शंस पे बढ़ें, इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस गोचर का, इस ट्रांजिट का मूल अर्थ क्या है। मघा विरासत, सत्ता, अधिकार, राजत्व और वंश परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात इन चीज़ों को गवर्न करता है। और केतु दूसरी तरफ से वियोग यानी सेपरेशन, कर्म, विघटन, किसी चीज़ का डिज़ोल्व होना है, किसी चीज़ का डिसोल्यूशन होना, किसी चीज़ का धीरे धीरे क्षय होना या ख़त्म हो जाना, और आध्यात्मिकता अर्थात स्पिरिचुअलिटी। अपने ही नक्षत्र में होने से सत्ता और अहंकार की कार्मिक जांच होगी। यानी केतु यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज वो अपने ही नक्षत्र माघा में है, तो यहाँ पर वो जो आपका रूल करने की या अथॉरिटी करते हुए या रूल करते हुए आपके माइंड में या आपके मन में जो अहंकार आ गया था एक समय पर, या जो घमंड आ चुका था, अब उसकी कार्मिक क्लियरेंस होगी। और इसके साथ साथ अगर कोई पुराने रिचुअल्स, काफ़ी पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, कोई कल्चर चल रहा है जो अब आज के समय में उतना एप्लीकेबल या उतना प्रैक्टिकल नहीं रहा है, तो उसकी भी शक्ति को शक्तिहीन करेगा, यानी कि उसका भी डिसोल्यूशन होगा। अब कुछ एक और चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं भारत के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में आप मेजर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मघा राजनीति या एक अथॉरिटी या एक सिंहासन को दिखा रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा सेपरेशन या वोलेटिलिटी जो देखने को मिलेगी वो राजनीति में देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स या किसी ऐसे स्टेट की कोई रूलिंग पार्टी जो काफ़ी समय से अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, आप उस सत्ता को बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर चुनौती है। केतु एक तरह का पोर्टल को एक्सेस कर रहा है, और वो पोर्टल किसका है? वो पोर्टल है आपके एंसेस्टर्स का, आपके पितरों का। तो यदि आपने, जब आपको सत्ता दी गई थी, अगर आपने उसका सदुपयोग किया है, तब तो ये आपके लिए रिवॉर्ड का या इनाम का समय रहेगा। लेकिन अगर आपने उस सत्ता का दुरुपयोग करके काफ़ी सारे सोल्स को, काफ़ी सारे लाइव्स को दुख पहुंचाया है, तो अब उस सत्ता का विलय यानी कि उस सत्ता का टर्मिनेशन होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि वंशवाद, यानी कि अगर कोई पैतृक अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक परंपरा की तरह, एक वंश की तरह आगे बढ़ती जा रही है, और ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, बट स्पेशली हम यहाँ पे राजनीति की बात कर रहे हैं। पर
आपने कभी कभी ऐसी गवर्नमेंट्स देखी होंगी जहाँ पे कोई पहले एक पिता मुख्यमंत्री होता है और उसके बाद उसके आगे जो उसके चिल्ड्रन हैं, यानी कि उसके पुत्र है पुत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर इस तरह से एक वंशवाद की परंपरा चलती रहती है। तो उस पर अब क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। पब्लिक इन सारी चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करेगी, क्वेश्चन करेगी, एनालिसिस करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। थर्ड, समाज में अर्थात सोसाइटी में आपको अशांति देखने को मिल सकती है और कुछ कुछ चीज़ें जो अगेन विरासत से जुड़ी हुई या जातिवाद से जुड़ी हुई कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फिर सामने आ सकते हैं। फोर्थ, इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था। तो बिकॉज केतु यहाँ पे सिंहासन में मगध में जा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर काफ़ी प्रेशर रहेगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो दिखती है वो एक रिसेशन की ओर जाती हुई दिखती है। आपको धीरे धीरे जैसे ये महीने आगे बढ़ते रहेंगे, आपको ये चीज़ें और क्लियर आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन की चीज़ ये है कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर एक तरह का प्रेशर दिख रहा है। और लास्टली, अगर गोल्ड या फिर कुछ कीमती मेटल्स की हम बात करें, कीमती धातुओं की बात करें, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है जब पुरानी रिसर्च करते हैं कि केतु जब भी इस मघा नक्षत्र में जाता है तो तब अर्थव्यवस्था पर प्रेशर आता है, अर्थव्यवस्था गिर भी सकती है, मंदी आती है, यानी रिसेशन आता है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो नोटिस होती है वो कि गोल्ड और सिल्वर ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में जब केतु मघा नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, तब ये अच्छे परफॉर्म करते हैं। हालांकि ये बताते हुए मैं ये प्रेडिक्शन आपको नहीं दे रहा हूँ या ये गाइडेंस कि आप मार्केट में, स्टॉक्स में जाकर गोल्ड या फिर सिल्वर को बाय कर लें। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। परंतु एक हिस्ट्री को देखकर, अगर इस ट्रांजिट या इस गोचर की मैं जो स्टडी करी है, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा समय हुआ है जब भारत की या विश्व की अर्थव्यवस्था पर दबाव आया है, जब महंगाई बढ़ी है, जब रिसेशन आया है, तब ऐसी जो महंगी या कीमती धातुएं या मेटल्स होती हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, भारत के बाद हम थोड़ा अमेरिका की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के लिए ये क्या इम्पैक्ट लाएगा। तो कुछ एक चीज़ें हैं। सबसे पहले कि वहाँ की जो गवर्नेंस है, यानी करंट गवर्नमेंट, करंट सत्ता कैसे काम कर रही है, कैसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए हैं या कैसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो क्वेश्चन में आएंगी। तो वहाँ के जो दूसरी पार्टीज़ हैं या फिर प्रेस है या कोई फ्री मीडिया लोग हैं, वो अब करंट गवर्नमेंट की, करंट सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर क्वेश्चन करेंगे, उस पर प्रश्न करेंगे। दूसरा, अगर कोई पुरानी पावर यानी करंट गवर्नमेंट ने या आज की जो सरकार है उसके कोई भेद हैं, कोई सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने छिपा कर रखे थे, तो वो अब केतु दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो कोई करंट गवर्नमेंट का आपको कुछ एक ऐसी सीक्रेट फाइल्स खुलती हुई दिख सकती हैं जिससे दुनिया को या विश्व को एक और शॉक लग सकता है। थर्ड, अगेन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ये जो रिसेशन में कह रहा हूँ ये मेनली यूएस की बैकबोन को तोड़ सकता है। एक तरह का पावर शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप ऑलरेडी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि यूएस पर, अमेरिका पर इस वक्त करीब करीब $36 ट्रिलियन का डेट है और ये कर्ज़ा और बढ़ सकता है, या फिर ये कर्ज़े के दबाव के चलते हुए, बिकॉज़ यूएस की सिचुएशन ऐसी है कि वो इसको पे बैक करने की सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अब एक लॉन्ग टर्म रिसेशन को जन्म दे सकता है, यानी कि ये रिसेशन या ये मंदी
यूएस से शुरू होगी और फिर ये ग्लोबल विश्व की ओर जाएगी। एंड लास्टली वॉर, अमेरिका जिस भी वॉर में या जिस भी युद्ध में भी है, वहाँ से कोई रिसाइट मुझे नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये वॉर या ये लड़ाई थोड़ी और लंबी चल सकती है। सीज़ फायर को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ पैक्ट या कोई ट्रीटी साइन होंगी, लेकिन उन ट्रीटी को कोई मानेगा नहीं। मतलब एक तरह का ईगो का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आएगा और उसके बाद आप इस युद्ध को थोड़ा और लंबा खिंचता हुआ देखेंगे और उस युद्ध के प्रभाव से ग्लोबली विश्व के स्तर पर मंदी, महंगाई, रिसेशन या फिर एनर्जी सप्लाईज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पिंच कर सकती है अभी। यानी आपको अब फील होगा कि एक्चुअली में या वाकई में एनर्जी की कमी हो रखी है। ये इस ट्रांजिट में अगले 4-5 महीनों में स्पेशली मई जून तक आपको इस चीज़ का ज़्यादा पता चलेगा। टोटली वर्ल्ड पर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा? तो सबसे पहले जो आप बड़े बड़े राजनेता हैं या फिर बड़े बड़े राजघराने हैं, जो लेगेसीज चलती आ रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं या फिर बैंक्स हैं, वहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। मैंने पहले ही बताया कि केतु सेपरेशन का कारक है, टर्मिनेशन का कारक है, और मघा एक अथॉरिटी या गवर्नमेंट या बहुत बड़ी राजगद्दी को दिखाता है। तो ऐसी कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है कि कोई अचानक से जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन पे बहुत ट्रस्ट था, बहुत विश्वास था, वो एकदम से बैंकरप्ट हो सकती हैं या चेंज हो सकती हैं, या फिर उनके अंदर कुछ लोगों के स्कैम सामने आ सकते हैं और उन लोगों के स्कैम आने की वजह से मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, ये गिरावट आ सकती है। सेकंड, मैंने जैसा कि भारत और यूएस के लिए बताया कि आर्थिक मंदी या आर्थिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो रहेगी और धीरे धीरे ये इंस्टेबिलिटी जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिसेशन की ओर जाएगी। थर्ड, एक बहुत की चेंज जो आपको ग्लोबली दिख सकता है कि एक आध्यात्मिक जागरण का समय है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो भौतिकता से यानी फिजिकलिटी से यानी वर्ल्डली मटेरियलिज्म से आपको डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग अब स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ेंगे। कोई किसी गुरु को फाइंड कर सकते हैं, किसी सत्संग को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक लार्ज नंबर, एक बहुत बड़े लेवल पर ग्लोबली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। और काफ़ी पुरानी अगर कोई व्यवस्था है या काफ़ी पुरानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, अभी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ सेपरेशन, कुछ टर्मिनेशन, कुछ डिसोल्यूशन देखने को मिल सकता है, जिससे कि नई ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नई सिचुएशंस सामने आए। और कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केतु पिछली बार जब माघा नक्षत्र में थे, ये बात कर रहा हूँ मैं 2007-2008 की, तब क्या हुआ था? तो 4 मेजर पॉइंट्स थे। सबसे पहला तो आप सबको ही पता है कि वैश्विक आर्थिक संकट आया था, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। उस वक्त बहुत बड़े लेवल पे रिसेशन हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ले-ऑफ्स हुए थे, काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी। सेकंड, अगर आपको याद हो तो अमेरिका में हाउसिंग बबल एक बर्स्ट हुआ था, और सेकंड, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई थी। थर्ड, जैसा मैंने पहले पॉइंट में भी बताया कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन उस वक्त आया था। एंड फोर्थ, आपको ये भी पता हो, आप डेटा को देख सकते हैं कि गोल्ड के जो प्राइसेस है बहुत स्काई हाई शूट करे थे, यानी कि काफ़ी भारी उछाल आया था। तो 2026 में भी अगले 9 महीने यानी दिसंबर 5 या दिसंबर 6 तक इसी तरह के आर्थिक दबाव और सत्ता परिवर्तन की काफ़ी प्रोबेबिलिटी, काफ़ी संभावना है।
हमारा व्यवहार क्या हो सकता है या क्या रेमेडी हो सकती है इसके लिए। तो व्यवहार में आई वुड से कि अहंकार, ये पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, सत्ता का लालच से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है, उससे डिटैच होना ज़्यादा अच्छा है। हम्बल हम हो सकते हैं, हम सर्विस लीडरशिप को अपना सकते हैं, अध्यात्म की ओर जुड़ सकते हैं, किसी सत्संग से जुड़ सकते हैं, गुरुजी से जुड़ सकते हैं। गुरुजी जो कि महादेव के अवतार हैं, उनसे भी जुड़ सकते हैं। और मगा पितरों को दिखाता है, तो पितरों का सम्मान करें, उनके लिए कुछ आप रिचुअल्स कर सकते हैं। पितरों के लिए आप अमावस, किसी भी महीने की अमावस को यानी न्यू मून को उनके लिए कोई हवन कर सकते हैं या कोई रिचुअल कर सकते हैं। और लास्टली, बिकॉज मार्केट्स अब काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे और जैसा मैंने बताया कि हम रिसेशन की ओर, मंदी की ओर जा रहे हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं देन वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। ज़्यादा प्रॉफिट्स के चक्कर में एक जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा कि अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लें। और रेमेडीज़ लास्टली, तो मंत्र जो हमें हमेशा बोलता हूँ कि ये मंत्र कारगर है राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए, और ये गुरुजी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध कर सकते हैं या फिर उनके लिए हवन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ डोनेशन करनी है तो आप ये सोच कर कि मैं क्या बता रहा हूँ या कोई और आपको रेमेडी क्या दे रहे हैं, आप किसी भी ज़रूरतमंद को देखिए। किसी की ज़रूरत रोटी हो सकती है, किसी की ज़रूरत एक गिलास पानी हो सकता है, किसी की ज़रूरत एजुकेशन यानी कुछ किताबें हो सकती हैं, किसी की ज़रूरत कपड़ा भी हो सकता है। तो आप आसपास देखिए, फाइंड करिए और ज़रूरतमंद की कैसे भी मदद करेंगे वो आपकी भलाई, आपके सत्कर्म में तो आएगा ही, और किसी भी ऐसे प्लैनेट्स जो परेशान करते हैं हमें, उनको भी अच्छा करेगा। भगवान शिव का या दुर्गा माँ का भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर उसे काफ़ी प्रबल होता है। और गणेश जी का एक मंत्र है, गणेश जी का जब भी मंत्र जाप होता है तो केतु उससे काफ़ी रिलीफ में आ जाते हैं। तो गणेश जी का एक पावरफुल मंत्र है, उसको आप जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः। इसका आप रेपिटेशंस कर सकते हैं। और देवी मंत्र, काफ़ी पावरफुल देवी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी शक्तिशाली देवी मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। एंड लास्टली, मेरा मैसेज हम सबके लिए यही रहेगा कि ये जो समय है, केतु जब माघा नक्षत्र में होंगे दिसंबर तक, तो ये कार्मिक क्लियरेंस यानी कि कार्मिक नॉट्स जितने भी बन चुके हैं उनको साफ करने का समय है। जो भी पुराना है, जो भी कमज़ोर है, जहाँ भी अहंकार भरा हुआ है सत्ता की वजह से, शक्ति की वजह से, वो अब टूटने वाला है। और वो टूटने वाला है बिकॉज़ अब अच्छी चीज़ें जो समाज के लिए, जो इंसान के लिए, जो लाइफ, ओवरऑल लाइफ, इस धरती पर जो ओवरऑल लाइफ है उसके लिए जो भी चीज़ अच्छी होगी, परमात्मा उन अच्छी चीज़ों को सृष्टि में स्थापित करेगा। तो जो हम्बल हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, उन्हें ऑफ कोर्स लंबे समय तक लाभ मिलेगा। और ये समय भी है कि यदि आप इस मार्ग पे नहीं हैं तो आप उस मार्ग पे आ सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुन सकते हैं, आप किसी सत्संग से जुड़ सकते हैं, आप गुरुवाणी से जुड़ सकते हैं। और सत्संग या गुरुवाणी से जुड़ने के लिए या उसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, या आप चाहते हैं कि मैं कोई एक स्पेशल गुरुवाणी या किसी सत्संग के ऊपर पॉडकास्ट करूं, या ऐसा कोई एक शॉर्ट ऑडियो आपको दूं, तो प्लीज़ मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं।
और अगर आपको कोई चार्ट डिटेल में दिखाना हो या फिर टैरो रीडिंग करनी हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। विद दैट सेड, हम अपनी आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं। नेक्स्ट एक और ट्रांजिट जो सैटर्न यानी शनिदेव रेवती नक्षत्र में हुए हैं, मैं उसको भी कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। जय गुरु जी, जय माँ काली।